हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और अपने आने वाले वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक को देखने वाले हैं। आज जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है पाइथन, और पाइथन में आपको लिस्ट के बारे में आज बताएंगे। लिस्ट में भी आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और प्रैक्टिकल में क्या बताएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल में मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद लिस्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसके एलिमेंट को या फिर उसके आइटम को कैसे एक्सेस करें उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को देख लेते हैं। ये लिस्ट का लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 28। इससे पहले वीडियो नंबर 27 में भी प्रैक्टिकल हम बता चुके हैं, उसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बताते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताएं, आज आपको हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो पाइचार्म को ओपन करते हैं। पाइचार्म ओपन हो रहा है। पाइचार्म ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर कोडिंग किया हुआ दिख रहा होगा। ये प्रीवियस वीडियो का कोडिंग है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इनपुट से कैसे हम लोग वैल्यू ले सकते हैं लिस्ट के अंदर, उसके बारे में बताए थे। इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से कैसे वैल्यू लेना है या फिर आइटम को स्टोर करवाना है लिस्ट में। लूप के बारे में भी हम बताए थे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए थे। मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिए थे ताकि लिस्ट को बताया जा सके, क्योंकि लिस्ट में लूप का यूज किया हुआ है और होता भी है लिस्ट कंप्रीहेंशन में। आज जो आपको हम मल्टी डायमेंशनल बताएंगे उसमें भी मतलब लूप का यूज होगा ही होगा। इसके लिए मेरा मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लूप के बारे में पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। लूप के ऊपर हम वीडियो नहीं बनाए लेकिन बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। सब पाइथन के ऊपर क्लिक किए, कंट्रोल अल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस किए, पाइथन फाइल पे आए और न्यू फाइल का एक नाम देंगे फाइल क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग न्यू फाइल का नाम क्या ले लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट डॉट पी वाई। तो यहाँ पे ले लेते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट डॉट पी वाई। चलिए, एक न्यू फाइल हम लोग का क्रिएट हो चुका है। न्यू फाइल क्रिएट होने के बाद आपको दिखा देते हैं कि आज आपको हम क्या बताएंगे। लिस्ट डेटा टाइप के अंदर जो म्यूटेबल डेटा टाइप का पार्ट है उसमें आपको हम हाउ टू क्रिएट मतलब मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को क्रिएट कैसे करें, हाउ टू एक्सेस मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। हाउ टू टेक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट आइटम फ्रॉम यूजर, यूजर से कैसे किसी एलिमेंट या फिर कोई वैल्यू कोई आइटम को मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में स्टोर करवाया जाए इनपुट फंक्शन का यूज करके, जिसमें हम लोग लूप का भी यूज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं लूप को थोड़ा सा एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में। अगर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वैर नाम का वेरिएबल लिए और इसके अंदर क्या किए, एक लिस्ट को स्टोर कर दिए। अब ये लिस्ट कौन सा है, एम्प्टी लिस्ट है। कहाँ पे स्टोर है, वैर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। किसके मदद से स्टोर है, असाइनिंग ऑपरेटर के मदद से स्टोर है। चलिए, इतना तो आपको आता है। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कहाँ पे है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब क्या, मल्टीपल लिस्ट, नाम से ही क्लियर हो गया होगा। मल्टी डायमेंशनल मतलब जो मल्टीपल लिस्ट को कंटेन करता हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा लिस्ट तो होना चाहिए जो मल्टीपल लिस्ट को कंटेन करता हो। तो एक सिंगल लिस्ट जब मल्टीपल लिस्ट को कंटेन करता है तो वहाँ पे बोलेंगे वो लिस्ट कौन सा है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। चलिए, तो ये एक सिंगल लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर हम लोग कई सारा मल्टीपल आइटम ले लेते हैं एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में। तो पहला आइटम हो गया एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में। ये दूसरा आइटम हो गया एज अ लिस्ट, लिस्ट के ही रूप में। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं आइटम के रूप में, एलिमेंट के रूप में, याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर ये क्या हो गया, थर्ड आइटम हो गया एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में। फिर ये फोर्थ हो गया, फिर ये फिफ्थ हो गया, ऐसे करके कई सारा हो सकता है, ठीक है। ये मल्टीपल लिस्ट जो है एक सिंगल लिस्ट के अंदर स्टोर है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल, यानी कि वैर नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू अब स्टोर हुआ है वो क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट डेटा टाइप है, जिसको हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट भी कह सकते हैं, या फिर लिस्ट अंडर द लिस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे
व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, तो आपको बोलना क्या है, व्हेन द मल्टीपल लिस्ट आर एग्जिस्टिंग इन अ सिंगल लिस्ट, व्हेन मल्टीपल लिस्ट इज एग्जिस्टिंग इन अ सिंगल लिस्ट एज अ आइटम एज अ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। मतलब बहुत सारा लिस्ट जब एक सिंगल लिस्ट के अंदर स्टोर हो किसी आइटम किसी एलिमेंट के रूप में, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे वो मल्टीपल लिस्ट है। अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई पूछे व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, तो आपको बोलना क्या है, व्हेन द वन और मोर लिस्ट आर स्टोर इन अ सिंगल लिस्ट। सिंपल है, वही चीज़ है, बस उसको दूसरे तरीका से बोले एज अ आइटम और एलिमेंट। ये जरूर बोलना है कि आइटम या एलिमेंट के रूप में स्टोर होता हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करके देखेंगे। ये तो रहा कि कैसे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को क्रिएट करना है। अब एक्सेस कैसे करें, यहाँ पे सिंपल प्रिंट लिखेंगे और जिस वेरिएबल के अंदर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है उस वेरिएबल का नाम, और करना क्या है, जिस भी आइटम को स्टोर करना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला आइटम है, इसको स्टोर करना है फर्स्ट टर्म को, तो ये इंडेक्स वैल्यू कितने पे है, 0 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो आपको कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ, फर्स्ट वाला वैल्यू स्टोर हुआ। रन करा के दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए फर्स्ट वाला वैल्यू स्टोर हुआ। अभी नहीं विश्वास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई आइटम दे देते हैं, जैसे 10 दे दिए, 20 दे दिए, 30, चलिए इतना बहुत है, ठीक है, 10 20 और 30। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवा के दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये देखिए कौन सा वैल्यू आया, 10 20 और 30। क्यों आया, क्योंकि वैर नाम के वेरिएबल के अंदर, VAR वैर नाम के वेरिएबल के अंदर ये जो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, इसका 0 नंबर का इंडेक्स वैल्यू हमको चाहिए। इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो आइटम है वो चाहिए, तो 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो आइटम है वो एक लिस्ट है, तो वो वाला आपको आउटपुट में दे दिया 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, आपको 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो आइटम चाहिए वो अगर आपको एक्सेस करना है तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे भी कोई आइटम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 40 50 60, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब एक्सेस कर लेते हैं किसको, VAR वेरिएबल के अंदर, मतलब VAR नाम के वेरिएबल के अंदर जो 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो आइटम है उसको एक्सेस करना है। तो 1 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो आइटम है उसको एक्सेस करेंगे, तो अब जो आएगा आउटपुट आपका वो आएगा ये, ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये देखिए अब जो आउटपुट आया आपका ये वाला आया। उसी तरीका से अगर आपको ये लास्ट वाला आइटम को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स वैल्यू पता होना जरूरी है। यहाँ पे ले लेते हैं 70, यहाँ पे ले लेते हैं 80 और यहाँ पे ले लेते हैं 90। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसका इंडेक्स वैल्यू हो गया आपका, टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट -1 होगा, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5, तो 5 - 1 4, इसका इंडेक्स वैल्यू आ गया 4। चलिए हम बता चुके हैं 5 - 1 हम क्यों किए, टोटल नंबर ऑफ टर्म -1, ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे और VAR वैर नाम के वेरिएबल में जो 4 नंबर के ऊपर वैल्यू है उसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको क्या आएगा, ये वाला आइटम आएगा, 4 नंबर इंडेक्स वैल्यू है उसके ऊपर का आइटम आपको दिखेगा। तो इसको रन करवाते हैं, तो क्या आया, ये देखिए 70 80 और 90। आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही लेना है, एकदम ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड, यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू, यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये वैल्यू को अगर एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, इसका इंडेक्स वैल्यू पता करना होगा। ये वाला अगर आइटम को एक्सेस करना होगा तो ये है 0 पे, ये वाला 0 पे, ये है 1 पे, और ये वाला जो इंडेक्स वैल्यू है वो कितने पे है, 2 पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट किसको एक्सेस करना है, तो VAR नाम के वेरिएबल के अंदर जो 2 नंबर वैल्यू है, जो 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू है उसके ऊपर के आइटम को एक्सेस करना है, तो ये वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए ये वाला आउटपुट आ गया। अब आपको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा लिखते हैं प्रिंट और VAR वैर नाम के वेरिएबल में 3 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो आइटम है उसका आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, कमेंट बना देंगे तो आउटपुट में नहीं दिखेगा, इसके लिए रन करवाएंगे, आउटपुट में नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इंटरप्रेटर कमेंट वाले लाइन को रीड नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को। अब हमको इस पूरे लिस्ट को अगर एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, ये तो हुआ उसके अंदर के आइटम को एक्सेस किए, हो गया बस। अब अगर पूरे लिस्ट को ही एक्सेस करना होगा, ये मल्टी डायमेंशनल जितना भी लिस्ट है इसको भी अगर एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे। एक बात ये भी याद रखना है, ये भी एक लिस्ट है लेकिन इम्प्टी लिस्ट है, ऐसा नहीं समझना है कि इसमें आइटम नहीं है तो ये लिस्ट नहीं है, ठीक है, इम्प्टी लिस्ट है, नल लिस्ट भी उसको बोलते हैं,
तो पूरे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और वेरिएबल का नाम var, बस हो गया। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये जितना भी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है ये सब का सब एक बार में एक्सेस हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अब हमको क्या करना है, var नाम के जो 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू है, मतलब ये वाला, इसके अंदर के आइटम को एक्सेस करना है। मतलब ये 20 को एक्सेस करना है, या फिर ये 30 को एक्सेस करना है, या फिर ये 10 हो गया, इस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे, तो चलिए ये आपको अभी क्या बताएं, ये आपको बताएं हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम, हाउ टू एक्सेस आइटम इन लिस्ट या फिर आइटम इन मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। अब बता रहे हैं हाउ टू एक्सेस आइटम ऑफ इंडेक्स वैल्यू, है ना, मतलब इंडेक्स वैल्यू के आइटम को एक्सेस कैसे करें। मतलब ये एक समझाने का मतलब बढ़िया से बताते हैं, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर के आइटम को एक्सेस करना है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आते हैं। अब अगर हमको एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, सपोज डैट मान लेते हैं ये ब्लू नाम का एक आइटम है, हमको सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही चाहिए और कोई भी आइटम नहीं चाहिए, ये लिस्ट भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू नाम का आइटम चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या होगा, ये ब्लू नाम का आइटम कहाँ पे है, तो ये ब्लू नाम का आइटम एक लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब ये लिस्ट कहाँ पे है, तो ये लिस्ट जो है एक आउटर लिस्ट के अंदर है। एक लिस्ट है जो एक लिस्ट को कंटेन कर रहा है, एक आउटर लिस्ट है जो एक लिस्ट को कंटेन किया हुआ है एज अ आइटम, एज अ एलिमेंट, और उसके अंदर जो आइटम है ब्लू उसको एक्सेस करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस करेंगे, कहाँ पे है, तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे। चलिए प्रिंट किए और यहाँ पे लिखेंगे var। जैसे ही हम वैर लिखे var, ये वेरिएबल, तो क्या किए, तो एक लाइन पहले ही बताए थे ना कि वैर लिखे थे तो ये पूरा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट एक्सेस हो गया। तो जैसे ही var हम लिखे हैं तो ये पूरा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट एक्सेस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद हमको ब्लू को एक्सेस करना है। तो ब्लू को एक्सेस करने के लिए ब्लू किसके अंदर है, ये वाले लिस्ट के अंदर है। तो ये वाला लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये वाला लिस्ट को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स वैल्यू हमको पता होना जरूरी है। तो इस लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू है 0, 1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे var, मतलब एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, मतलब वैर नाम के वेरिएबल में उसके 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के, जो 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू है इसके किस आइटम को एक्सेस कर रहा है, ब्लू को। तो इस 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के जो फर्स्ट आइटम है, इस 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू का जो फर्स्ट आइटम है वो है रेड। तो रेड का इंडेक्स वैल्यू 0 और ब्लू का इंडेक्स वैल्यू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, कैसे हो रहा है काम, समझ में आ रहा है। 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आए, तो इस आउटर लिस्ट के अंदर 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू जो था वो किसका था, वो था आपका इसका। अब इस 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के अंदर जिस आइटम को एक्सेस करना है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो उसका इंडेक्स वैल्यू है 1। जैसे ब्लू का एक्सेस करना है तो ब्लू का इंडेक्स वैल्यू है 1, तो ब्लू एक्सेस हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए ब्लू एक्सेस हो गया। वैसे ही अगर ग्रीन को एक्सेस करना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम और उसके साथ 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो, मतलब 0, 1 और 2 नंबर का जो इंडेक्स वैल्यू है उसके ऊपर 2 नंबर इंडेक्स नंबर, 2 नंबर जो इंडेक्स है ये वाला वैल्यू 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। और इसमें ग्रीन नाम का आइटम चाहिए तो ग्रीन का इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसके लिए यहाँ पे 2 लिए, ठीक है। अब इसको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन आएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो यहाँ पे क्या आया, ग्रीन। इतना क्लियर हो गया। वैसे ही एक बार इसको भी एक्सेस करके दिखा दे रहे, इसमें से भी कोई एलिमेंट, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिए प्रिंट और 0, किसमें, तो var में 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू, और 0 नंबर जो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आइटम है उसमें से हमको 20 को एक्सेस करना है। तो 20 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 20 का इंडेक्स वैल्यू 1, तो 20 का इंडेक्स वैल्यू 1। रन करवाएं, ये देखिए आया 20। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग, ये तो था किसके थ्रू, नॉर्मल मेथड, मतलब सिंपल सा मेथड जिससे हम लोग क्या किए, लिस्ट को एक्सेस किए और क्रिएट किए। अब बताते हैं लिस्ट में मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए। मॉडिफिकेशन करने के लिए 3-4 प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम 1-2 बता देते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमको इसके अंदर किसी और आइटम को ऐड करना है, अपेंड तो बता चुके हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स के अंदर कोई आइटम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए मॉनिटर, यहाँ पे ले लिए टीवी और यहाँ पे ले लेते हैं फोन। अब इसको हमको ऐड करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कहाँ पे ऐड करना है, var वेरिएबल के अंदर अपेंड करना है।
किसको, VAR है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। VAR में अपेंड करना है x नाम के वेरिएबल को। किस में अपेंड करना है, VAR नाम के वेरिएबल के अंदर हमको अपेंड करना है x में जो डेटा वैल्यू है उसको। x में डेटा वैल्यू कौन, x में जो डेटा वैल्यू है वो एक लिस्ट है, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करवाएंगे। तो ये देखिए अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि अभी प्रिंट का यूज़ नहीं किया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, VAR को प्रिंट करवाते हैं। जैसे VAR को प्रिंट करवाएंगे तो ये वाला जो आपका आइटम है कहाँ पे जाके ऐड हो गया होगा, यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि अपेंड करता क्या है, अपेंड इज अ टाइप ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू ऐड आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट। तो ये एक आइटम है और कहाँ पे है, एक्स में है, और एक्स को हम पास कर दिए अपेंड फंक्शन से। इसके लिए ये क्या किया, अपेंड फंक्शन आइटम को ऐड कर दिया, एलिमेंट को ऐड कर दिया VAR नाम के वेरिएबल के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट था उसमें। रन करवाएंगे, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएंगे। ये देखिए मॉनिटर टीवी फोन आपका ऐड हो चुका है। अब एक और आता है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको इस आइटम को रिवर्स करना होगा, ठीक है। मतलब मॉनिटर जो आइटम है ये पहले आ जाए, उसके बाद आपका 70 आएगा, उसके मतलब ये वाला जो इंडेक्स वैल्यू है ये वाला लिस्ट पहले आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, ये आएगा तीसरे नंबर पे। टर्म बता रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म हो गया, और ये आपका लास्ट टर्म हो गया। तो इसके लिए करना क्या होगा, VAR वेरिएबल के अंदर रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे ही रिवर्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट करते हैं VAR को, ये वाला जो आपका वैल्यू है ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट में, ये वाला आपका लास्ट में जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, और ये सिक्स्थ नंबर टर्म के ऊपर आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, ये देखिए मॉनिटर टीवी फोन पहले आ गया जो सबसे लास्ट में था। उसके बाद यहाँ पे हाँ 70 80 90 सेकंड वाले टर्म पे आ गया जो कहाँ पे था, लास्ट के सेकंड नंबर पे था, ऐसे करके, और ये वाला फर्स्ट में आ गया। ये देखिए आप समझ पा रहे होंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। अच्छी एक तो बता दिए, बहुत है। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप से देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और समझने वाला भी चीज़ है। लूप से कैसे हम लोग किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कमेंट बना दिए, और कमेंट बना करके यहाँ पे 1 नंबर में अभी आपको क्या बताएं, हाउ टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल लिस्ट और एक्सिस मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में कि यूजर से कैसे इनपुट लिया जाए लूप का यूज करके। एक बात हमेशा याद रखना है, लूप का थोड़ा सा आप कहीं से वीडियो देख लीजिएगा, कहीं से सीख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लूप अगर नहीं आएगा तो बहुत मतलब समझने में तो समझने के लिए तो समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि लूप हम प्रीवियस वीडियो में बेसिक लेवल पे बताए थे, बहुत ही बेसिक लेवल पे, है ना। तो हम डायरेक्टली अभी बताएंगे, समझा समझा करके बताएंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी इतना पूरा बताए हैं, जो भी अभी बताएं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो होगा इससे होगा क्या, तो इससे आपका लूप का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका वेरिएबल मतलब जो लिस्ट है उसको कैसे एक्सेस किया जाए वो भी आ जाएगा, और यूजर से कैसे इनपुट लिया जाए वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब बताना शुरू करते हैं। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में यूजर से वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे, और उसके साथ कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे ताकि चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो पहले आपको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर करते हैं, वो वैल्यू होगा 2। ध्यान देना है, एक वेरिएबल लिए और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है कौन सा वैल्यू है, 2। अब हम लोग आते हैं सेकंड लाइन में, यहाँ पे लेते हैं y नाम का वेरिएबल और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं, वो भी कौन सा वैल्यू होगा, 2 ही होगा। अब x नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या बिहेव करेगा, वो रो की तरह बिहेव करेगा। ये कौन सा है, रो है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे y नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या चीज़ की तरह बिहेव करेगा, वो आपका कॉलम की तरह बिहेव करेगा। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया, ये कॉलम की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा होगा,
हम क्या बोल रहे हैं, रो कॉलम ये सब क्या चीज़ है। तो आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे क्लास 12th में, अगर आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, इसीलिए बोले थे छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक var1 नाम का वेरिएबल में एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को स्टोर करते हैं। चलिए, तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को क्या किए, हम लोग स्टोर कर लिए कहाँ पे, var1 नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इस पूरे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको एक एम्प्टी लिस्ट दिख रहा है और उसके अंदर लिस्ट स्टोर है। पहले कौन सा था, ये एम्प्टी लिस्ट था और इसके अंदर लिस्ट स्टोर था। तो हमको पहले करना क्या होगा, एक एम्प्टी लिस्ट को लेना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक emp1 नाम के, मतलब कि emp1 नाम के वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया एम्प्टी लिस्ट क्यों स्टोर किए। चलिए, अब हम आपको ये बताते हैं ये रो और कॉलम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं तो अब ये मैट्रिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा कि ये मैट्रिक्स है या नहीं है। जब इसके अंदर कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A11 के ऊपर अगर हम लोग 10 ले लेते हैं, चलिए A11 के ऊपर हम लोग क्या ले लिए, 10 ले लिए। A12 के ऊपर अगर हम लोग ले लेते हैं 20, ये भी क्लियर हो गया, A12 के ऊपर हम 20 ले लिए और A11 के ऊपर 10 ले लिए। हालांकि कंप्यूटर साइंस में जो आपका स्टार्टिंग होता है वो कैसे होता है, A01 के ऊपर और A02 के ऊपर ऐसे होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका A11। ठीक है, लेकिन वो अब ज़्यादा बताएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए भी मैट्रिक्स की तरह ही बताते हैं, अभी कंप्यूटर का ज़्यादा ये नहीं बताते। ये A11 पे है और ये किस पे है, A12 पे है, बस इतना जानिए। अब ये क्या चीज़ पे है, A21 पे है, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 30। 30 किस पे है, A2 और 1 पे है, ये भी क्लियर हो गया। और ये 40 किस पे है, A2 पे है, इतना क्लियर हो गया। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे जो 10 और 20 है ये रो की तरह काम कर रहा है और ये जो 10 और 30 है ये आपका कॉलम की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही हम यहाँ पे लिए हैं रो 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसके लिए यहाँ पे हम रो ले लिए 2 और कॉलम ले लिए 2। अब इसको और बढ़िया से समझाने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पिक्चर देख के समझना होगा, ताकि आप अगर क्लास 10th में, 10th बोल रहे सॉरी 12th में है ना, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे मैट्रिक्स तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा प्रोग्राम। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग फिगर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिगर ओपन करने के लिए ब्राउजर को ही ओपन करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो रहा है, ब्राउजर ओपन हो चुका है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को देखते हैं। कौन से मैट्रिक्स को, 2 × 2 के मैट्रिक्स को देख लेते हैं, क्लास 12th। ठीक है, चलिए इंटर किए, ओपन हो रहा है, ओपन होने देते हैं, इमेज दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें से कौन सा इमेज से आपको समझा, सिंपल रहेगा, इसमें से हम समझाते हैं आपको, हाँ इससे समझाते हैं। ठीक है, 2 × 2 का तो दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाले इमेज से भी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, आपको एक इमेज दिख रहा होगा। ठीक, आपको क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा है अच्छा से। ये आपका मैट्रिक्स का इमेज है। ठीक है, ये जो आपको रो दिख रहा है, रो 1, ये आपका रो है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, A11, A12, A13, A14, ये रो का काम कर रहा है। और जो वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई और वाई डैश एक्सिस के ऊपर है, ये आपका कॉलम की तरह काम कर रहा है। किसके तरह काम कर रहा है, कॉलम की तरह। A11, A21, A31 से लेकर के कहाँ तक है, AMN तक है। चलिए, अब आपको हम बताते हैं पाई चार्म के ऊपर। पाई चार्म में भी वही चीज़ है, ये A11 के ऊपर है, ये देखिए, ये A11 के ऊपर एक एलिमेंट लिए हुए हैं, बस वो क्या है, आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है ना। तो 2 × 2 का अगर मैट्रिक्स कहीं दिख जाए तो समझाने में काफ़ी इजी होगा। ये देखिए, हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 2 × 2 का है। ये यहाँ पे जो आइटम लिया हुआ है, ये वाला समझिए। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर से लिखा हुआ है इससे समझाते हैं। ये जो 15 है, ये यहाँ पे जो 15 है, ये आपका, ये देखिए यहाँ पे 10 का काम कर रहा है। चलिए, ये यहाँ पे 43 है, ये यहाँ पे काम कर रहा है 20 का।
ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, 30 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 17 है, ये काम कर रहा है आपका 40 का। तो यहाँ पे 10 और 20 रो है और 10 और 30 कॉलम है। जो ऊपर से आ रहा है वो कॉलम और जो इधर साइड से जा रहा है वो रो। इसमें भी वही चीज़, यहाँ पे 15 और 43 कॉलम का काम करेगा, 5 और 17 सॉरी 15 और 43 रो का काम करेगा, 5 और 17 रो का काम करेगा, और जो ऊपर से आ रहा है वाई से लेकर के वाई डैश वो आपका कॉलम का काम करेगा। क्लियर हो गया। तो 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इसके लिए यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिए, 2 लिए, रो और कॉलम, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। नीचे आते हैं लाइन नंबर 28 में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लूप। यहाँ पे लेंगे फॉर। लूप को इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फॉर। फॉर इज अ टाइप ऑफ कीवर्ड दैट यूज टू इनिशियलाइज लूप। इन मोस्ट ऑफ द केस वी यूज फॉर कीवर्ड टू इनिशियलाइज लूप। ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं लूप को इनिशियलाइज करने के लिए। ये भी क्लियर हो गया। फॉर यूज करने के बाद एक वेरिएबल लेंगे आई नाम का, जो वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। कौन से वैल्यू को स्टोर करेगा, तो वो वैल्यू को स्टोर करेगा जो रो में है, ठीक है। जो रो में जो वैल्यू है, क्योंकि सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहले हम लोग रो का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलम का काम करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला लूप होता है आउटर लूप, वो रो का काम करता है। इसमें 2 लूप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो आई के अंदर हम लोग कौन से वैल्यू को स्टोर करेंगे, ये वाले ये वाला वैल्यू को स्टोर करेंगे। और इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करेंगे, उसका नाम क्या होगा, इन कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स नाम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 2, उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे रेंज, किसका रेंज, एक्स का रेंज। एक्स में क्या, तो 2, एक्स में जो वैल्यू है वो है 2, और इस रेंज के वैल्यू को, मतलब ये जो एक्स के अंदर वैल्यू है, इसके वैल्यू को क्या करना है, आई में स्टोर करवाना है। करवाएगा कौन, इन कीवर्ड, क्योंकि इन वैल्यू को एक्सेस करता है रेंज से और आई में जाकर के स्टोर कर देता है। और फॉर क्या कर रहा है, लूप को इनिशियलाइज करने का काम। और जब ये पूरा काम हो जाएगा तो हम लोग स्टेटमेंट को इंड कर देंगे कॉलन की मदद से। कॉलन इज यूज टू इंड द स्टेटमेंट। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एक और लूप लेंगे। ये किसके लिए काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है, ये वाला आपका काम कर रहा है रो के लिए। फर्स्ट वाला लूप रो के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लेंगे फॉर, किसके लिए, जे नाम के वेरिएबल के लिए। ये क्या है, जे नाम का वेरिएबल, और इस वेरिएबल के लिए अब यहाँ पे जे क्यों लिए, ये सोचने वाला बात है। तो जे इसलिए लिए ताकि कॉलम का जो आपका आइटम है उसको स्टोर करवाया जा सके, कॉलम का जो रेंज है उसको स्टोर करवाया जा सके इसके अंदर। तो कॉलम का रेंज क्या दिए हैं हम, कॉलम का रेंज दिए हैं 2। तो इसको स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन कीवर्ड का यूज करेंगे। इसके हेल्प से वाई में का वैल्यू जो होगा उसको एक्सेस करेंगे। वाई में वैल्यू कौन सा, तो वाई में वैल्यू 2, तो आसानी से वाई का वैल्यू किस में चला जाएगा, जे में चला जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ वाई का वैल्यू नहीं ना चाहिए, अगर वाई का वैल्यू ले लेते हैं तो 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 का मतलब हुआ सिर्फ सिंगल वैल्यू। मतलब क्या, 2 का मतलब आप समझिए कि जो 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के 2 नंबर पे जो वैल्यू होगा, इंडेक्स नंबर के ऊपर जो आइटम होगा वो। लेकिन करना क्या होता है, 0 से लेकर के पूरे आइटम को एक्सेस करना होता है। इस पे मत समझिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिए थे समझाने के लिए। 0 से लेकर के टोटल आइटम को एक्सेस करना होगा ना 1 बाय 1 करके। तो इसके लिए यहाँ पर रेंज का यूज करेंगे। तो यहाँ लिए रेंज, ठीक है। रेंज हमेशा 0 से इनिशियलाइज होता है। फिर कॉलन दे देंगे, इंड हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब हम लोग यूज करेंगे इनपुट। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इनपुट का जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक यूजर इनपुट कैसे देगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट। इनपुट क्या, इनपुट एक तरह का फंक्शन है। इनपुट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, वैल्यू को लेने के लिए करते हैं यूजर से। तो यूजर को एक इंडिकेशन देना पड़ेगा कि वैल्यू को वहाँ पे इनपुट करें। तो यहाँ ले लेते हैं इंटर योर नंबर या फिर इंटर योर वैल्यू। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आएंगे। अब जैसे ही यूजर वैल्यू को इंटर करेगा, उस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करेंगे, उस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा EMP1 में। आप समझ रहे हैं, उस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, EMP1 में। तभी तो जाके इसमें वैल्यू स्टोर हो पाएगा इस लिस्ट में।
हाँ, एक और चीज़ ध्यान देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी हम बताते हैं कैसे। अगर मान लीजिए जो यूज़र इनपुट दिया, यूज़र अगर कोई इनपुट दिया, उसको अगर हम EMP1 में स्टोर करवा देते हैं, तो वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई इनपुट दिया 10, यहाँ पे कोई 10 इनपुट दिया, ठीक है। तो अगर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं EMP1 नाम के लिस्ट के अंदर, तो यहाँ तो डायरेक्टली जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा, जो हमको चाहिए नहीं। हमको इसके अंदर क्या चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन लिस्ट के रूप में चाहिए। यहाँ पे कैसे होना चाहिए, एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में 10 स्टोर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 10 नहीं स्टोर हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर करना है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, ये EMP1 के अंदर एक लिस्ट स्टोर है, ठीक है। लिस्ट स्टोर नहीं है, इसके अंदर एक लिस्ट को स्टोर करना पड़ेगा, एक और एम्प्टी लिस्ट का जरूरत पड़ेगा। हम बताए थे ना, एक एम्प्टी लिस्ट का जरूरत पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिए थे, और एक और एम्प्टी लिस्ट का जरूरत पड़ेगा, कब, क्योंकि ये वाले एक एम्प्टी लिस्ट तो इसके आउटर एरिया में है, ठीक है, और एक एम्प्टी लिस्ट इसके अंदर है। ये वाले अगर आइटम को हम साइड कर दें यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से अगर इसको हटा देते हैं, तो ये एम्प्टी लिस्ट है ना, तो एक और एम्प्टी लिस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं EMP2, और इसमें क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली वैल्यू को, जो इनपुट वैल्यू है, उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे, तो कोई वेरिएबल के अंदर। क्यों करेंगे, नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, डायरेक्टली इनपुट से भी एक्सेस कर सकते हैं। यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा, वो वैल्यू को पहले EMP2 में स्टोर करवाएंगे। यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको EMP2 में स्टोर करवाएंगे, और जब EMP2 में वैल्यू स्टोर हो जाएगा, तब जाके उस वैल्यू को EMP1 में स्टोर करवाएंगे। तभी तो इसमें अगर कोई वैल्यू स्टोर हो गया, जैसे इसमें कोई वैल्यू 10 स्टोर हो गया, तो जब 10 स्टोर हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गया, एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में हो गया। तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए अपेंड फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपेंड का यूज़ करेंगे, APPEND, अपेंड का यूज़ किए। और अपेंड का यूज़ करने पे क्या होगा, हम लोग अपेंड का यूज़ किए, यूज़र इनपुट देगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो इनपुट देगा यूज़र, उसको कहाँ पे अपेंड करना है, EMP2 नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट करना है, यही है ना। या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में ही स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। एक जेड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर इनपुट को स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए एक जेड नाम का वेरिएबल लिए, और इसके अंदर एक इनपुट को, इनपुट जो यूज़र देगा उसको स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे यूज़र इनपुट दिया, और वो इनपुट कहाँ जाके स्टोर हो गया, जेड नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब जो इनपुट स्टोर हुआ है जेड नाम के वेरिएबल के अंदर, उस इनपुट को क्या करते हैं, अपेंड कर देते हैं EMP2 में, ठीक है। जो इनपुट स्टोर हुआ है जेड नाम के वेरिएबल के अंदर, उसको हम लोग EMP2 में स्टोर कर देते हैं। तो EMP2 में स्टोर करना है, तो जिसमें स्टोर करना है वो पहले लिखाएगा EMP2 डॉट अपेंड, क्योंकि अपेंड क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अपेंड आपका वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपेंड यूज करेंगे, और अपेंड से किसका वैल्यू पास करवाएंगे, अपेंड से पास करवाएंगे जेड का वैल्यू, क्योंकि जेड में ही इनपुट देगा, जेड में यूजर इनपुट दिया, और उस वैल्यू को पास करवा दिए EMP2 से, ठीक। EMP2 को, EMP2 एक लिस्ट, ठीक है। अब जब इसमें स्टोर हो गया वैल्यू, तो ये लूप तो खत्म हो गया। अब हम लोग आउटर लूप की तरफ आएंगे, है ना। और जब आउटर लूप की तरफ आएंगे, ठीक है, जब आउटर लूप की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे जो इसमें स्टोर हो जाएगा वैल्यू, तो वो वैल्यू एज अ लिस्ट स्टोर हो जाएगा, लिस्ट के रूप में। और जब लिस्ट के रूप में हो जाएगा, जब मान लीजिए ये लिस्ट के रूप में क्रिएट हो गया, तब जाके इस आउटर लिस्ट में हम लोग स्टोर करेंगे। तो इस आउटर लिस्ट में स्टोर करेंगे, तो आउटर लिस्ट में स्टोर करेंगे तो हमको देना कहाँ पे पड़ेगा, आउटर लूप में देना पड़ेगा, क्योंकि रो का काम कौन कर रहा है, आउटर लूप। तो यहाँ पे आउटर लूप में देना पड़ेगा क्या, यहाँ पे देना पड़ेगा EMP1 में करो क्या, अपेंड कर दो वैल्यू को। कौन से वैल्यू को अपेंड करो, जो वैल्यू EMP2 में अभी स्टोर है। तो EMP2
EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है उसको अपेंड कर दो। हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं EMP1 को EMP1। अब जाके वैल्यू एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जाके आपका वैल्यू क्या होगा, एक्सिस हो जाएगा। एक बार आउटपुट आपको दिखा देते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ। यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर वैल्यू। अब वैल्यू कैसे आएगा ये भी हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं 10। चलिए ठीक है, अब बोला इंटर योर वैल्यू अगेन, तो यहाँ पे लेते हैं 20, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे बोला इंटर योर वैल्यू फिर से, तो यहाँ पे लेते हैं 30, फिर लेते हैं 40। तो क्या आया, वैल्यू आया 10 और 20, 30 और 40। चलिए क्लियर हो गया। लेकिन जो वैल्यू आया है वो तो ठीक आया है, उसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट, वो वैल्यू एकदम अच्छा आया है। लेकिन वो वैल्यू एज ए मैट्रिक्स नहीं आया, मैट्रिक्स के रूप में नहीं आया। वो वैल्यू कैसे आना चाहिए, हमको मैट्रिक्स के ही रूप में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्लैश एन कर देना है, यहाँ पे कॉमा दे करके स्लैश एन कर दीजिए। बहुत सारा प्रोसेस है, लूप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रोग्राम बन गया उसके बाद तो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। बस दिमाग उसी समय लगता है जब प्रोग्राम को कोड करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम समझाते हैं आया कैसे, धीरे धीरे करके। ठीक है, रन करवाएं। अब यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, यहाँ पे 30 और ये 40। अभी भी नहीं आया, EMP1 को प्रिंट किया है ना, उसके बाद लाइन ब्रेक किया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। एक मिनट वेट, करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले यहाँ पे आपका EMP1 में अपेंड कर दिया वैल्यू को ना, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर किसके लिए, अभी EMP2 में वैल्यू क्या है, EMP2 में अभी वैल्यू होगा 30 और 40, लास्ट में यही वैल्यू स्टोर होगा ना EMP2 में, 30 और 40। ठीक है, तो ये EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है फॉर EMP2 इन EMP1। ठीक है, फॉर EMP2 इन EMP1 क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, EMP2 को। ठीक है, प्रिंट किसको करना है, EMP2 को करना है। अब EMP2 में जो वैल्यू होगा है ना, EMP2 में जो वैल्यू होगा, EMP2 में वैल्यू क्या, EMP2 में आपका वैल्यू है ये वाला, लास्ट में जो वैल्यू था। तो 30 के ऊपर क्या आएगा, 30 के ऊपर आएगा आपका, जो 30 के ऊपर वैल्यू आएगा वो आएगा 10, और 40 के ऊपर जो वैल्यू आएगा वो आएगा ये वाला। हाँ हो जाएगा, रन करवा के दिखाते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, देखते हैं 10 है 20 है, हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 30 है और ये 40 है। हाँ आ गया, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना, कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ सोचते हैं उस समय मतलब समझाना मुश्किल होता है, किसी चीज़ को समझाना और सोचना एक ही साथ वो नहीं हो पाता है। तो जब मतलब प्रोग्राम कोड करेंगे तो समझा नहीं सकते, और जब समझाएंगे तो प्रोग्राम कोड नहीं कर सकते, यही होता है। तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा मतलब इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लियर हो गया। अब ये आया कैसे, अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। रन करवा के दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम 200 ले लिए, यहाँ पे हम 450 ले लिए, 550 ले लिए, या फिर 600 ले लिए। वैल्यू क्या आएगा, मैट्रिक्स के ही रूप में आएगा। आप देख सकते हैं A11 के ऊपर यहाँ पे 20 है, A12 के ऊपर 450 है, और A21 के ऊपर 550 है, और A22 के ऊपर आपका 600 है। अब यहाँ पे कोई नाम ले सकते हैं या नहीं, किसी का नाम वगैरह ले सकते हैं कि नहीं, वो भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू अगर जिसको बोले वो ले सकते हैं या नहीं, वो भी ले सकते हैं। करना क्या होगा उसके लिए, तो रन करवाते हैं। अब कोई मतलब वैल्यू ले लेते हैं, कोई नाम ले लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे विजार्ड, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं हैकर, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर से ले लेते हैं विजार्ड, फिर से ले लेते हैं हैकर, इंटर किए, ये देखिए विजार्ड हैकर डबल टाइम आया, क्योंकि लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, इसके लिए एज ए मैट्रिक्स के ही रूप में आया। अब आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करता है। चलिए अब क्या यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ये यूजर ही दे रहा है, लेकिन यूजर रो और कॉलम को नहीं फाइंड कर पा रहा है, ये ध्यान देना है। हमेशा 2 × 2 का ही आ रहा है, हमेशा वैल्यू 2 × 2 का आ रहा है, 2 × 2 मैट्रिक्स का आ रहा है। हमको चाहिए क्या, हमको कोई भी मतलब मैट्रिक्स चाहिए,
3 into 5 हो सकता है, या फिर 5 into 2 हो सकता है, 3 into 3 हो सकता है, 4 into 4 हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, हमको वो चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो वैल्यू दिए हैं रो में, वो यूजर से इनपुट ले लेना होगा। और ये जो वाई में वैल्यू दिए हैं 2, ये भी हमको यूजर से ही इनपुट लेना होगा, रो के ऊपर और कॉलम के ऊपर। पहले आप 2 into 2 के ऊपर समझिए आउटपुट आया कैसे है एक्चुअली में, वो समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बस देख करके अगर आप मतलब ये कर देते हैं, कोड कर देते हैं, आउटपुट आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। आपको समझना है कि एक्चुअली में आउटपुट आया कैसे है। अब ड्राई रन करके समझाते हैं, ठीक है। पहले देखिए हुआ क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले हम लोग x नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू 2 को स्टोर कर दिए और y नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू 2 को स्टोर कर दिए। अब x में जो वैल्यू स्टोर हुआ 2, वो एज अ रो के रूप में स्टोर हुआ। y में जो वैल्यू स्टोर हुआ 2, वो एज अ कॉलम के रूप में स्टोर हुआ। x का वैल्यू फिक्स है, y का भी वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने को है। क्लियर है? चलिए, मतलब ये कांस्टेंट है। y x में जो वैल्यू स्टोर है वो कांस्टेंट है, y में जो वैल्यू स्टोर है वो भी कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोग को एक इम्प्टी लिस्ट का जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? तभी तो हम इसके अंदर किसी लिस्ट को स्टोर करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे emp1 नाम के लिस्ट को ले लिए। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, emp1 नाम के लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। चलिए, ये अभी खाली है, emp1 में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लूप का यूज क्यों किए। पहला वाला जो लूप है वो आपका रो का काम करता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू स्टोर करवाएं वेरिएबल में वो रो का करवाएं। ठीक है, इसके लिए आउटर लूप जो होता है वो किसका काम करेगा? रो का काम करेगा। आउटर लूप ऑलवेज किसके लिए काम करता है? रो के लिए। अब हम लोग क्या किए, रेंज फंक्शन का यूज किए और रो के लिए काम कर रहा था ये आउटर लूप। इसके लिए इसमें हम लोग रो वाले वैल्यू को पास करवाएं, रो वाला जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर था उसको पास करवाएं। तो x नाम के वेरिएबल को पास करवाएं और x में वैल्यू जो स्टोर था वो है 2। तो एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2, रेंज 2 है इसका मतलब। ठीक है, चलिए, तो x में अभी है 2। अब रेंज 2 का कहने का मतलब क्या है? 0 और 1, क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज होता है 0 से रेंज फंक्शन में। तो 0 और 1, तो पहली बार में जो वैल्यू स्टोर होगा i में, वो कौन सा वैल्यू स्टोर होगा? i में जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा आपका 0। चलिए, तो i में वैल्यू स्टोर हुआ 0 फर्स्ट टाइम। अभी इसमें 1 स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि रिपीटेशन आइट्रेशन एक बार हुआ। तो एक बार जब आइट्रेशन हुआ तो इसमें वैल्यू क्या स्टोर हुआ? 0। अब यहाँ पे emp2 में जो वैल्यू है वो स्टोर हो गया एम्प्टी लिस्ट। emp2 नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ? एम्प्टी लिस्ट। emp2 नाम के वेरिएबल के अंदर अभी एम्प्टी लिस्ट स्टोर है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस लूप का यूज करने के बाद ये वाला लूप यूज किए 0 के ऊपर। तो 0 नाम का जो टर्म है, 0 के ऊपर इस लूप के अंदर जितना भी स्टेटमेंट होगा वो काम करेगा, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाहर नहीं निकलेगा ये वाले लूप से। ठीक है, अभी जो मतलब हाईलाइट किया हुआ है वो जो भी काम होगा वो सब किसके ऊपर होगा? 0 नाम के टर्म के ऊपर होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, फॉर जे, जे के लिए इन रेंज, रेंज में रेंज से वाई पास करवाएं। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला लूप किसके लिए यूज करते हैं? कॉलम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कॉलम के लिए। तो यहाँ आएंगे और वाई में जो वैल्यू पास करवाए हैं वो एज अ कॉलम, कॉलम के रूप में काम कर रहा है। वाई में वैल्यू कितना? वाई में वैल्यू 2, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। और ये जो 2 वैल्यू है, रेंज फंक्शन क्या करेगा? 0 से इनिशियलाइज करेगा। तो ये जो वैल्यू है आपका y के अंदर 0 से इनिशियलाइज हुआ और 0 और 1 पे जाएगा। ठीक है, तो पहला बार जो वैल्यू j के अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा? 0। तो j के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है? 0। अभी j के अंदर वैल्यू 0 है। अब इस वाले लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर अभी जो काम होगा वो 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर होगा, मतलब 0 नंबर टर्म के ऊपर काम होगा। और जब तक 0 नंबर टर्म के ऊपर जो काम है खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप आपका, ये लूप से जो आपका कंडीशन है फॉल्स नहीं होता है तब तक बाहर नहीं निकलेगा। तो पहले तो 0 नंबर के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, अब 0 नंबर के ऊपर क्या काम होगा? पहला काम होगा इनपुट फंक्शन का। ठीक है, इनपुट फंक्शन का क्या होगा? तो जैसे ही इनपुट को रीड करेगा तो क्या होगा? आपसे इनपुट मांगेगा। तो इनपुट अगर मान लीजिए आप दिए 20, इनपुट अगर आप दिए 20, तो यहाँ पे रन करवाते हैं शिफ्ट के साथ F10 से। हम यहाँ पे दिए इनपुट 20 दे दिए। चलिए ठीक है, तो ये वाला 20 कहाँ जाके स्टोर हो गया? इस जेड में स्टोर हो गया। तो जेड में आपका 20 स्टोर हुआ है।
आपको ये समझना है। जेड में क्या स्टोर है 20। चलिए अब क्या होगा, इस जेड नाम के वेरिएबल के अंदर 20 है, इंटर करेंगे तब स्टोर हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, जब वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि आप वैल्यू दिए 20, आप यूजर हो, तो उस स्टोर किया हुआ वैल्यू को, किस वैल्यू को, जो वैल्यू जेड के अंदर स्टोर है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस EMP2 में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, ये जो अपेंड फंक्शन है ये करता क्या है, जो वैल्यू इसके फंक्शन से पास करता है उस वैल्यू को करेगा क्या अपेंड फंक्शन, मतलब कि उस लिस्ट में क्या करता है, एंड में ऐड करने का काम करता है आइटम को। अपेंड फंक्शन का क्या काम है, किसी भी आइटम को एंड में ऐड करता है लिस्ट के अंदर। तो EMP2 क्या है, एक तरह का लिस्ट है, और इसके अंदर क्या करेगा, जेड से जो वैल्यू पास हो रहा है उसको ऐड कर देगा। तो जेड से कौन सा वैल्यू आप पास करवा रहे हैं, 20 को ना, तो 20 को क्या करेगा, EMP2 नाम के जो वेरिएबल के अंदर है, जो मेमोरी में आपका पहले से क्रिएट किया हुआ है। अब ये नहीं समझना है कि इंटरप्रेटर यहाँ पे कैसे जाएगा, नहीं, इंटरप्रेटर पहले से ही इसको रीड कर चुका है और उसको पता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये लिस्ट जो है स्टोर है EMP2 वेरिएबल में। तो वो EMP2 वेरिएबल में क्या करेगा, अपेंड फंक्शन को पढ़ते ही स्टोर कर देगा। ठीक है, EMP2 वेरिएबल में अपेंड फंक्शन के अंदर जो जेड वैल्यू पास हो रहा है उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो कितना स्टोर करेगा, ये 20 को स्टोर करेगा। तो ठीक है, 20 को स्टोर कर दिया। चलिए इस EMP2 में 20 स्टोर हो चुका। अब क्या होगा, अब यहाँ से फिर से क्या करेगा, इंटरप्रेटर ऊपर जाएगा। अभी क्या कर रहा है, इनर वाले लूप को ही रीड कर रहा है। जे के अंदर क्या था, जीरो, जीरो के ऊपर इतना काम हो चुका, जीरो के ऊपर इस लूप के अंदर का काम हो चुका। अब यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि इनिशलाइज कैसे से हुआ था, जीरो से, इनिशलाइज हुआ था जीरो से। अब y का वैल्यू हो गया 1। चलिए तो y का वैल्यू हो गया 1। अब जैसे ही y का वैल्यू 1 हुआ तो 1 के ऊपर अब काम होगा। पहले किसके ऊपर हुआ था, जीरो के ऊपर। तो 1 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, जे में, इसीलिए जे का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही चीज, 1 वैल्यू के ऊपर, मतलब ये वाला जो टर्म है, सेकंड वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला के तो ऊपर हो गया, फर्स्ट वाला टर्म के ऊपर, सेकंड वाला टर्म के ऊपर जो काम होगा वो क्या होगा, जेड में फिर से वैल्यू स्टोर होगा जो यूजर देगा। तो चलिए, तो फिर से आपका वैल्यू मांगेगा, इंटर योर वैल्यू। ये वाला वैल्यू किसके लिए आया, ये फर्स्ट वाले टर्म के लिए आया, तो आप वैल्यू दीजिए, यहाँ पे दिए 40, वैल्यू दिए 40। अब ये 40 कहाँ पे स्टोर होगा, जेड में वैल्यू कितना दिए 40। अब ये वाला जो 40 है वो स्टोर हो जाएगा जेड नाम के वेरिएबल के अंदर। और फिर जेड में अभी वैल्यू क्या है 40, इससे पहले क्या था 20, अभी वैल्यू कितना है, करंट वैल्यू 40 है। तो ये 40 क्या करेगा, EMP2 में जाके स्टोर हो जाएगा। तो EMP2 में कितना स्टोर हुआ, 40 स्टोर हुआ। चलिए क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि इसमें अपेंड फंक्शन का यूज किया गया है, और ये फंक्शन का मतलब प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी वैल्यू को EMP2 में स्टोर कर देता है। EMP2 क्या, EMP2 आपका है एक तरह का लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे 40 स्टोर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऊपर आएंगे। ठीक है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आ गए, ऊपर आने के बाद अब हो चुका है y के अंदर वैल्यू 2। ठीक है, इन क्या करेगा, कीवर्ड है, चेक करेगा 0 से लेकर के 2 तक के रेंज में 2 आता है या नहीं, नहीं आता है। तो यहाँ से लूप एग्जिट कर जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा, लूप यहाँ से बाहर हो जाएगा। लूप बाहर हो गया, बाहर होने के बाद ये आउटर लूप के पास जाएगा, इनर लूप का काम खत्म। अब फिर से आउटर लूप के पास जाएगा, क्योंकि आउटर लूप में आई के अंदर जो वैल्यू था वो क्या था, जीरो था। अभी EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है वो है 20, ये ध्यान में रखना है, 20 और 40। ठीक है, अब आउटर लूप में जैसे आया, ये 20 और 40 स्टोर है ना EMP लूप में। अब जैसे ही ये वाला इनर लूप से बाहर निकला, 1 के ऊपर काम करके इनर लूप से बाहर निकला, तो यहाँ पे एक आपको आउटर लूप में स्टेटमेंट मिला। ये स्टेटमेंट का काम क्या है, यहाँ भी एक अपेंड फंक्शन का यूज किया गया है। और ये अपेंड फंक्शन कर क्या रहा है एक्चुअली में, ये EMP1 नाम का वेरिएबल के अंदर किसको अपेंड करेगा, EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है उसको अपेंड करेगा। EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को कहाँ पे अपेंड करना है, EMP1 में। ये चीज क्लियर होना चाहिए, एकदम ध्यान देना है। EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है, EMP2 में कौन सा वैल्यू स्टोर है, 20 और 40 एज अ लिस्ट आइटम के रूप में स्टोर है। उसको कहाँ पे ये करना है, असाइन करना है, या फिर उसको कहाँ पे डालना है, EMP1 में। तो ये वाला वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, EMP1 में चला जाएगा। किसके कारण, ये वाले स्टेटमेंट के कारण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा EMP1 में,
EMP1 में अभी जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 20 और 40। 20 आया और 40 आया, किसके कारण? ये वाले स्टेटमेंट के कारण ये वाला वैल्यू चला गया यहाँ पे। अब आप समझ पा रहे होंगे एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे आउटर लूप ऊपर आएगा, ये वाला स्टेटमेंट रीड किया, इनर लूप से बाहर निकला। अब ऊपर आने के बाद चेक करेगा आई में, तो 0 वैल्यू के ऊपर ये पूरा काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कैसे? क्योंकि जेड एक्स में जो वैल्यू था वो 2 है, मतलब कांस्टेंट है, और रेंज जो होता है 0 से इनिशियलाइज कर देता है वैल्यू को। तो 0 इसके ऊपर काम हो चुका, अब हो गया 1, तो 1 जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? आई के अंदर। इन क्या किया? चेक किया 0 से लेकर के 2 तक में 1 आता है या नहीं, तो आता है, तो यहाँ पे आई में स्टोर कर दिया, तो आई में वैल्यू हो गया अब 1। आई में वैल्यू कितना? 1। अब 1 नंबर के ऊपर काम होगा, तो फिर से जैसे ही नीचे आया, इंटरप्रेटर नीचे आया, EMP2 में जो वैल्यू स्टोर हुआ वो कौन हुआ? इम्प्टी लिस्ट। अब EMP2 में कुछ नहीं है, EMP2 में जो वैल्यू है वो फिर से इम्प्टी लिस्ट ही हो चुका है। ये चीज ध्यान देना है। पहले क्या था? 20 और 40 स्टोर था, लेकिन अब EMP2 में जो वैल्यू स्टोर है वो क्या हो चुका है? इम्प्टी लिस्ट। 1 नंबर के ऊपर क्या हुआ? इम्प्टी लिस्ट स्टोर हो गया। 0 नंबर के ऊपर क्या हुआ? ये वाला वैल्यू स्टोर हुआ। आप समझ पा रहे हैं? चलिए, अब EMP2 में क्या वैल्यू स्टोर है? इम्प्टी। ध्यान देना है। अब फॉर जे, जे के लिए इन रेंज वाई, रेंज वाई में वैल्यू कितना? वाई में वैल्यू है 2, वाई का वैल्यू कांस्टेंट। आप समझ रहे हैं ना? कांस्टेंट क्यों? क्योंकि वाई में वैल्यू 2 स्टोर है और 2 को बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है उसमें क्या हो गया? 2 आर्गूमेंट पास किया, वाई पास किया तो सिंपल है, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाई के अंदर 2 स्टोर है। अब जैसे ही 2 स्टोर हुआ तो वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हुआ? 0 से। तो 0 से लेकर के 0 और 1, ठीक है। तो 0 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? जे नाम के वेरिएबल के अंदर। तो चलिए, जे नाम के वेरिएबल के अंदर अब 0 स्टोर हो गया, जे में फिर से 0 स्टोर हुआ। ये याद रखना है, जे में क्या होगा? फिर से 0 स्टोर हुआ। दूसरे आइट्रेशन में, पहला बार जो आइट्रेशन था उसमें आपका 0 1 स्टोर हुआ, और दूसरा बार जब रिपीट किया उसमें 0 स्टोर हुआ फिर से, ठीक है। चलिए, अब जब 0 स्टोर हुआ तो 0 के ऊपर ये वाला काम होगा जेड के अंदर। अब फिर से इनपुट मांगेगा, तो जेड के अंदर फिर से इनपुट मांगेगा, तो क्या दीजिएगा? जो इनपुट मांगेगा वही दीजिएगा। तो अब इंटर करेंगे तभी तो इनपुट मांगेगा, तो यहाँ पे क्या किए? इंटर किए। तो इंटर योर वैल्यू, फिर से यही वाला आउटपुट आया, इंटर योर वैल्यू। अब आप वैल्यू दीजिए, तो वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू क्या दे? तो वैल्यू हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 50 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 50। तो अब यहाँ पे जैसे ही 50 लिए तो जेड के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ वो हो गया 50, तो यहाँ वैल्यू हुआ 50। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे नीचे आएंगे, emp2.append जेड, जेड में वैल्यू क्या स्टोर है? करेंट वैल्यू, वो है 50। जेड से जो वैल्यू पास किया वो है 50। अब 50 जैसे ही append फंक्शन से पास किया तो append क्या करता है? append इज यूज टू append द वैल्यू और आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एंड में किसी भी वैल्यू और आइटम को append कर देने का काम करता है। तो कौन से लिस्ट के एंड में? EMP2 के अंदर जो लिस्ट है उसके एंड में। अभी EMP2 में क्या वैल्यू है? EMP2 में अभी वैल्यू है मतलब इम्प्टी लिस्ट, तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे आ गया 50। चलिए, ये क्लियर हो गया। 50 स्टोर होने के बाद अब इनर लूप क्या करेगा? ऊपर आएगा। इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद वाई में जो वैल्यू था वो कितना था? वो 0 के ऊपर काम कर लिया था, पहले वाले आइट्रेशन में 0 इसमें स्टोर था। अब वाई में वैल्यू 1 है। अब इन कीवर्ड चेक करेगा इसको एक्सेस करके कि 0 और 2 के बीच में 1 आता है या नहीं। 1 आता है तो जे में स्टोर करो वैल्यू को, 1 को स्टोर कर दिया तो जे में अब करंट वैल्यू कितना? 1। अब 1 नंबर के ऊपर, ये सेकंड टर्म है, इसके ऊपर अब काम होगा। तो जेड में जो वैल्यू है, जेड में जो वैल्यू है वो स्टोर होगा क्या? जो यूजर इनपुट लेगा वो, तो एंटर करेंगे तभी तो इनपुट में आएगा, तो एंटर किए। तो एक बार और वैल्यू मांगा, इंटर योर वैल्यू, ठीक है। क्या मांगा? इंटर योर वैल्यू 1 नंबर के ऊपर। इससे पहले किसके ऊपर था? 0 नंबर के ऊपर ये वाला स्टेटमेंट, और फिर से 0 नंबर के ऊपर यही वाला स्टेटमेंट। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा? इंटर योर वैल्यू में 50 है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, वो तो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ले लेते हैं 50, यहाँ पे लेते हैं 60 ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा 60। तो 60 इस फंक्शन के कारण कहाँ पे जाके स्टोर हुआ? जेड नाम के वेरिएबल के अंदर।
अब वो जेड नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू अभी आ गया जेड के अंदर 60, जेड के अंदर अभी जो वैल्यू है वो है 60। अब 60 कहाँ से पास हुआ, जेड को पास कर दिए एपेंड से, और जेड में क्या है 60, तो एपेंड में अभी 60 है वैल्यू, और एपेंड क्या करेगा, जो वैल्यू 60 है, जेड में जो वैल्यू 60 स्टोर है उसको EMP2 में ऐड कर देगा। तो EMP2 नाम के वेरिएबल में जो लिस्ट है उसमें 60 ऐड कर देगा। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया 60। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब जैसे ही 60 ऐड हुआ, ये वाला लाइन रीड करने के बाद फिर से ऊपर आएगा। y में अब वैल्यू है 2, इससे पहले कितना था 1। इन कीवर्ड चेक करेगा, क्या y के अंदर जो वैल्यू है, y के अंदर जो वैल्यू है 2, 0 से लेकर के 1 तक के, इसका रेंज है 0 से लेकर 2 तक, इसके रेंज में आता है या नहीं, है ना। लेकिन जब चेक करेगा तो पता चलेगा नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला लूप से बाहर निकल जाएगा, इनर लूप से बाहर निकलेगा। जैसे ही इनर लूप से बाहर निकलेगा EMP1 डॉट अपेंड EMP2, यानी कि EMP2 के अंदर जो मतलब आइटम है, ये वाला जो आइटम है EMP2 के अंदर करंट वैल्यू जो है उसको EMP1 में डालना है। तो EMP1 में क्या करेगा, 50 और 60 को डाल देगा, कौन, अपेंड फंक्शन। कहाँ से, तो EMP2 नाम के वेरिएबल के अंदर से वैल्यू को एक्सेस करके। अभी EMP2 में करंट वैल्यू क्या, 50 और 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 60, 50 और 60। आप समझ रहे होंगे, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोशिश कीजिएगा खुद से तो आसान लगेगा, है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब ऊपर आएगा, ठीक है, इसको रीड कर लिया। अब ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे x में जो वैल्यू होगा वो पहले से 1 था करंट वैल्यू, अब हो गया होगा 2। इन कीवर्ड चेक करेगा, 0 से लेकर के 2 तक के रेंज में आता है या नहीं, 0 से लेकर के जो 2 तक की रेंज है उसमें 2 आता है या नहीं, नहीं आता है, तो क्या होगा, वैल्यू फॉर लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप कि समझ रहे हैं, कंडीशन फॉल्स होगा और वैल्यू टर्मिनेट करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो वैल्यू जैसे ही बाहर निकला तो क्या होगा, आउटपुट आपका जो मतलब कि EMP1 में है वो यही वाला आउटपुट रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपको हम यहाँ पे EMP1 प्रिंट करवा के दिखाते हैं, नहीं अभी यही रहने देते हैं, ठीक है, अभी समझाते हैं और भी समझाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे EMP1 में क्या है, ये वाला वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, EMP1 के EMP2 के लिए, किसके लिए, EMP2 के लिए, EMP2 में जो वैल्यू है उसके लिए, EMP2 में करंट वैल्यू कौन सा, करंट वैल्यू ये वाला है। तो EMP2 के लिए EMP1 में, ध्यान से सुनना है, EMP2 के लिए EMP1 में हमको क्या करना है, प्रिंट करना है EMP2 को, यानी कि EMP1 में है क्या वो जानना होगा। तो EMP1 में है 0 नंबर पे 20 और 40, और 1 नंबर पे 50 और 60। तो EMP2 एक तरह का वेरिएबल, तो चलिए EMP2 एक तरह का वेरिएबल। अब EMP2 में वैल्यू क्या वो दिखाते हैं। EMP2 एक तरह का अभी वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो 0 नंबर है, मतलब कि EMP2 क्या है, अभी एक वेरिएबल, इस वेरिएबल में जो करंट वैल्यू है 20 और 40 उसको प्रिंट करना है एक बार। तो प्रिंट किया तो पहली बार में जो वैल्यू आएगा किसके ऊपर, ये 20 और 40, तो ये आ गया पहली बार में 20 और 40, 20 आया और 40 आया। क्लियर हो गया 20 40 कैसे आया। EMP2 आप समझिए कि वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है और कुछ नहीं। अब उसमें जो है EMP1 चला गया, EMP1 का 0 नंबर के ऊपर क्या वैल्यू है, EMP1 में जो सबसे पहला वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगा EMP2 में। तो EMP2 में वैल्यू स्टोर हुआ और प्रिंट फंक्शन से इसको पास किया, प्रिंट फंक्शन से पास हुआ, यहाँ पे वैल्यू आ गया 20 और 40। अब हम क्या करते हैं, EMP1 में वापस जाते हैं, मतलब इंटरप्रेटर वापस जाएगा EMP1 में, और 0 नंबर के ऊपर तो काम हो चुका, ठीक है। अब 1 नंबर के ऊपर जो वैल्यू है, 1 नंबर के ऊपर जो 50 और 60 है, मतलब 1 नंबर के ऊपर एक लिस्ट है, सिंपल समझिए, 1 इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है उस आइटम को अब EMP2 में स्टोर करेगा, ठीक है। तो जैसे ही स्टोर करेगा तो फिर से क्या प्रिंट करेगा, EMP2, और जब दोबारा इंटरप्रेटर नीचे आएगा तो सिंपल है, जब इंटरप्रेटर एक बार लाइन जैसे प्रिंट किया और दोबारा प्रिंट करेगा तो लाइन ब्रेक करेगा ही करेगा। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा वैल्यू है, 50 और 60 है ना, दूसरा वैल्यू EMP1 में 50 और 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60।
चलिए, आपका आउटपुट कुछ इस तरीका से आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार रन करवा करके देखते हैं। यहाँ पे आए, इंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट आपका ये वाला आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार रन करके दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इंटर प्रेस किए, यहाँ पे आने के बाद तो आउटपुट जो आया वो आया 20 आया और 40 आया, और फिर 50 आया और 60 आया। यहाँ पे 20 है और 40 है एज अ रो के रूप में, और 50 और 60 वो भी रो के रूप में आपका क्या है, वही चीज़ है जो आउटपुट में आपको दिख रहा है। अब एक चीज़ देखिए, 20 और 50 ये आपका कॉलम के रूप में है, ये भी आपका कॉलम के रूप में 20 और 50 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, हम जो आउटपुट लिखे हैं वो एज ए स्ट्रिंग नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू एज ए स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इंटीजर वैल्यू के लिए, स्पेशल इंटीजर वैल्यू के लिए जो सिर्फ और सिर्फ नंबर के ऊपर काम करे, इंट नाम का मतलब कंस्ट्रक्टर यूज कर देंगे। प्रीफिक्स में, इनपुट के प्रीफिक्स में इंट नाम का कंस्ट्रक्टर को यूज किए, काम हो गया। अब जब रन करेंगे और यही वाला आउटपुट अगर हम देंगे, क्या करेंगे, यही वाला जब आउटपुट देंगे तो सेम आएगा। ठीक है, यही वाला वैल्यू आएगा। देखते हैं रन करवा के, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, 20 ले लिए, 40 ले लिए, 50 ले लिए और यहाँ पे 60 ले लिए। ठीक है, अब जो आउटपुट आएगा यही आएगा, अब एज ए स्ट्रिंग नहीं आएगा। इससे पहले क्या आया था, यहाँ पे आपका छोटा सा मतलब कि ये था, क्या बोला जाता है उसको, ध्यान में नहीं आ रहा है, सिंगल कोटेशन। ठीक है, सिंगल कोटेशन था। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे सिंगल कोटेशन नहीं है। समझ में आ रहा होगा मेरा बात, क्लियर हो गया, आप कोई डाउट नहीं होगा। ये वाला आउटपुट कब आएगा, जब हम लोग ये वाला लूप का यूज नहीं करेंगे तब आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला लूप का यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट आपका दिखेगा। प्रिंट कर देते हैं किसको, EMP1 को। अगर आपको सिंपली क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, EMP1 को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को एज अ मैट्रिक्स के रूप में यूज करना है तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा इस लूप का। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, वैल्यू दे देते हैं हम लोग, अभी वैल्यू चेंज कर देते हैं 100, यहाँ पे ले लेते हैं 200, यहाँ पे ले लेते हैं 400, यहाँ पे ले लेते हैं 500। ये देखिए वैल्यू जो आया, ऊपर वाला वैल्यू आया जो है, मतलब ऊपर में जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा ये आपका ये वाला वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी, उसमें 20, 40, 50, 60 है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट वही है, हम वैल्यू ही दूसरा ले लिए हैं तो यूजर वैल्यू ही चेंज कर दिया ना, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। और ये वाला आपका मैट्रिक्स के रूप में है। ठीक है, ये फॉर लूप के कारण ये मैट्रिक्स के रूप में आया है, और सिर्फ आप लिस्ट प्रिंट करवाना चाहे हैं इसके लिए आपका ये आया है। लूप में जब तक मतलब आउटर लूप अगर एक बार हो चुका है रिपीट और इनर लूप में आ गए हैं, और जब तक इनर लूप का काम नहीं होता है तब तक आउटर लूप में इंटरप्रेटर नहीं जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या समझाना है, अब आपको समझाना है मतलब कि कैसे हम लोग रो और कॉलम को चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या, जब भी हम वैल्यू लेते हैं 2 × 2 का ही आता है, मतलब जब भी अगर हम कोई वैल्यू का यूज़ करते हैं तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा आता है 2 × 2 का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं 20 और 40 और 50। ठीक है, और यहाँ ले लिया 60। जब भी हम लोग वैल्यू लेते हैं तो वो एज अ मैट्रिक्स ऐसा आता है, आप देख सकते हैं 2 × 2 का, लेकिन हमको चाहिए 5 × 5 का, हमको चाहिए 6 × 6 का, हमको चाहिए 3 × 3 का, तब कैसे लेंगे। तो उसके लिए भी अलग उपाय है। उसके लिए हमको करना क्या होगा, ये जो रो है और ये जो कॉलम है उसमें इनपुट हम लोग किससे लेंगे, यूजर से ले लेंगे। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हम लोग को 2 को हटाना होगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, और उस वैल्यू को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट, और इनपुट में हमको चाहिए नंबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट कंस्ट्रक्टर। इंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज ले लेते हैं इंट, और इसके अंदर इनपुट। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब इनपुट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटर योर रो डाल देते हैं, मतलब कि रो इंटर करो, इंटर योर या फिर इंटर रो नंबर, और यहाँ पे ले लेते हैं इंटर कॉलम नंबर, इंटर कॉलम नंबर। चलिए, ये भी क्लियर हो गया।
कॉल नंबर दे देते हैं, वो ठीक रहेगा, कॉल नंबर। चलिए, शॉर्ट में हो गया कॉलम नंबर। अब अगर जैसे ही हम लोग रो और कॉलम का इनपुट देंगे तो रो और कॉलम के बेसिस पे काम करना शुरू करेगा। अब एक बार हम रन करवा के दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक। इसको कमेंट किए हैं, ये जो एक्स्ट्रा लाइन आपको हम बताए थे, ये इसके बारे में उसको कमेंट किए हैं, बाकी बात सब सेम है, ठीक है। चलिए, इसको हम नीचे डाल दे रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं रन करके। रन इसको किए, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके इंटर रो नंबर, पहला वाला स्टेटमेंट हुआ। इससे पहले हम वैल्यू फिक्स किए हुए थे, हमेशा 2 देते थे, इस बार देते हैं 3 या 4 देते हैं। उसके बाद है इंटर कॉलम नंबर, फिर से देते हैं 4। अब इंटर किए, इंटर योर वैल्यू, वैल्यू डालो, यहाँ पे दे देते हैं 10 दे 10 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, 7 8 9, और यहाँ पे ले लेते हैं फिर से 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। आप देख सकते हैं जो आपका मैट्रिक्स आया है वो कुछ इस तरीका का आया है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका रो, और ये जो नीचे वाला हो गया 1 5, यहाँ पे 9 और ये 5, ये आपका कॉलम का काम कर रहा है। 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी जो एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, 4 है। चलिए, अब आपको समझ में आ चुका होगा। और क्या, एक और चीज़, अब अगर हम लोग चाहें तो और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैट्रिक्स प्रिंट करवा दिए, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स वगैरह भी बताएं क्या। टाइमिंग ज़्यादा हो गया होगा वीडियो का, अभी रहने देते हैं। मल्टीपल एडिशन वो सब धीरे धीरे, इतना समझना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। पहले इतने को हम बता देते हैं। चलिए, इतना क्लियर हो गया कैसे काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करके कमेंट में कर दे रहे हैं, मिनिमाइज कर देते हैं इसको, और इसको कट करके कमेंट में डाल देते हैं। ये क्या बताएं, हाउ टू एक्सेस मल्टी डायमेंशनल लिस्ट फ्रॉम यूजर, या सॉरी, हाउ टू स्टोर आइटम इन मल्टी डायमेंशनल लिस्ट फ्रॉम यूजर, कट किए और इसको इनपुट में डाल दिए। ये क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये बताएं आपको हम, हाउ टू स्टोर आइटम और एलिमेंट फ्रॉम यूजर इन मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। चलिए, हाउ टू स्टोर आइटम और एलिमेंट फ्रॉम यूजर इन मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, ये आपका हो गया। हाँ, एक और चीज़ बताना है, हाँ इसको एक बार यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़, छोटा सा चीज़ है, ठीक है। अब मान लीजिए यूज़र को अगर कोई इनपुट देना है, जैसे A11 के ऊपर देना है, तो इसके लिए एक एफ स्ट्रिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से कोई वैल्यू पास कर देते हैं, कौन सा कर देते हैं, आई मतलब रो, रो में वैल्यू पास कर दिए, और यहाँ से पास कर दिए जी, ठीक है। अब इसको रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, इंटर योर वैल्यू आ रहा है, इंटर योर रो नंबर है ना, इंटर योर वैल्यू, अच्छा इंटर रो नंबर, ये वाला फर्स्ट वाला रन कर रहा है ना, वही तो बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला रन कर रहा है ना। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं 2, और यहाँ पे ले लिए 2, मतलब छोटा सा नंबर से बताते हैं, ठीक है। इंटर किए, इंटर योर वैल्यू 0 0, अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको डाल देते हैं एक लिस्ट के अंदर, तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, समझ में भी आएगा, ठीक है। और वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम लोग, वेरिएबल का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, मैट्रिक्स करना है ना, तो मैट्रिक्स कर देते हैं MATRIX, ठीक है। MAT सही रहेगा, मैट कर देते हैं, इतना क्लियर है ना। यहाँ है, अब ठीक है। अब एक बार इसको क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाते हैं, रन करवाएं, 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं। हाँ, अब समझ में आ रहा है, यही समझाना था। अब इंटर योर वैल्यू, मैट 0 और 0, 0 और 0 के ऊपर वैल्यू दीजिए, तो यहाँ पे दे दिए 20, ठीक है। ये इससे पता चलता है कौन से मतलब प्लेस पे वैल्यू देना है। 0 नंबर के 1 पे वैल्यू दीजिए, तो यहाँ पे दे देंगे 30, ठीक है।
1 नंबर के 0 पे वैल्यू दीजिए मैट में, मतलब मैट नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे ले लेंगे 40 और फिर ले लेंगे यहाँ पे 50। ठीक है, 1 नंबर के 1 पे, तो वही आउटपुट आएगा 20, 30, 40, 50। बस समझाने का पर्पस मेरा यही था, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कैसे लाया जाए कि वैल्यू को आसानी से एक्सेस किया जाए। ठीक है, चलिए, यही समझाना था, मेन पर्पस यही था। अब इसको वापस से हम कमेंट में ही डाल देते हैं। मिनिमाइज किए और इसको कमेंट में डाल देते हैं। कट किए और कहाँ पे डाल दिए, कमेंट में। अब आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए बढ़िया से। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम अपना थीम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थीम जो है थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट कर दे रहे हैं, मेरा फेवरेट थीम। ठीक है, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे भी होगा ऑप्शन थीम। डार्क अच्छा लगता है हमको हमेशा से, नहीं डार्क तो ठीक है, हाई कंट्रास्ट रहता तो अच्छा लगता है। और हाँ, ये ठीक है। इसका आप इनपुट ले लीजिए, इनपुट बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। ठीक है, इतना को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, खुद से खूब प्रैक्टिस करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या किए थे, टू के मतलब 2x2 के ऊपर प्रिंट करवाए थे ना, आप 3x3 के ऊपर करवा के देखिए, 4x4 पे करवा के देखिए, ऐसे करके। कट करते हैं इसको। अब आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा लिस्ट में। हम आज सोच लिए थे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए लिस्ट आज खत्म कर ही करना है। खत्म हो गया। और आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ मतलब कि दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये लिस्ट का प्रैक्टिकल है, फंक्शन वगैरह सब हम बता दिए, लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन बता दिए, और व्हाइट कलर जो लिखा हुआ है व्हाइट कलर से न्यूमेरिक डेटा टाइप का जो फंक्शन है वो सब बता दिए। लिस्ट खत्म हो गया। अब लिस्ट का हर एक टॉपिक खत्म, क्रिएट लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, ऐड न्यू आइटम, रिमूव न्यू आइटम, चेंज आइटम, लूपिंग लिस्ट, लिस्ट कंप्रीहेंशन, या फिर यूजर से लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है, यूजर से कैसे लिस्ट में आइटम को स्टोर करवाना है, मल्टी डायमेंशनल में जो भी काम होता है, एक्सेस करना, क्रिएट करना, स्टोर करवाना, जो भी चीज़ होता है वो सब क्लियर है। इनपुट कैसे लेना है यूजर से वो सब क्लियर हो गया मल्टी डायमेंशनल में। अब हम लोग बात करेंगे बाइट एरे के बारे में वीडियो नंबर 29 में। वीडियो नंबर 28 आपका यहीं पे फिनिश हो गया। चलिए, इसको बताने में बहुत मेहनत लगा, है ना। जहाँ पे लॉजिक आता है वहाँ पे सोचना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलिए इसको कट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाइट एरे के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा, पेशेंस बना के रखिए। कट करते हैं इसको। एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं हो। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। लिस्ट आपका खत्म हो गया, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे वो थ्योरी के थ्रू या फिर प्रैक्टिकल के थ्रू आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाइट एरे के बारे में बताएंगे। ये वीडियो नंबर 28 था, और 29 में आप इसके बारे में क्लियर कर देंगे, बाइट एरे डेटा टाइप के बारे में। वो भी म्यूटेबल डेटा टाइपिंग होता है, हम बताएंगे आपको। और जब बाइट एरे कंप्लीट हो जाएगा तो 100 to 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, बनवा देंगे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप के ऊपर। तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं वीडियो नंबर 29 में नेक्स्ट वीडियो में।